सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस की सीरीज में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय वो कंप्लीट हो जाएंगे। पवन सीरीज के भी राजन सीरीज ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम कंप्लीटली सॉल्व करवा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की तैयारी को बेहतर से बेहतर हम बना पाएं और इसीलिए हर दिन हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आए और कुछ क्रिएटिव लेकर के आए। आप लोगों को पता भी है कि इंग्लिश की क्लासेस हर दिन हम शाम को 7 बजे लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोगों की इंग्लिश की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। इसी तरीके से हम हर एक विषय की क्लासेस को लेकर के आने वाले हैं। आप लोग बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए और दोस्तों सभी वीडियोस को आप ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 150 तक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को हम इग्नू के नाम से, शॉर्ट फॉर्म उसका इग्नू के नाम से हम जानते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 में, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं या पत्राचार के माध्यम से शिक्षा कहते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 को। ये डेट आप याद रखिएगा और यहाँ पर ये जो सन है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 152 है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसे में क्या होते थे? मुस्लिम सलाहकार तैयार कराए जाते थे। किसके लिए? न्यायालय के लिए। ठीक है, मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर के अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना, यानी कि जो अंग्रेजी न्यायाधीश होते थे उन्हें मुस्लिम क्या करते थे? सलाह देते थे। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना इसीलिए की गई थी। इसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज या बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। दोस्तों, चाहे कलकत्ता मदरसा हो चाहे बनारस संस्कृत कॉलेज हो, इनकी स्थापना एक तरीके से सलाहकार तैयार करना था। ठीक है, यानी कि जो न्यायाधीश हो उनको ये विचार विमर्श उनके साथ कर सकें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, आपके धर्म के अनुसार क्या है, आपके धर्म के अनुसार क्या है। तो इसीलिए इनकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 153 है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत को दास्ता की जंजीरों में जकड़ने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारता पूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में अग्र लिखित बातें ध्यान देने लायक हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य का ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। दोस्तों, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है इसलिए क्योंकि इसने अंग्रेजी शिक्षा
को बढ़ावा दिया था। अब अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में आई तो अंग्रेजों की चीजें समझ में नहीं आती थी क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम थी। उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया भारत की शिक्षा व्यवस्था में, इसने अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया। तो जब अंग्रेजी हमारे देश के लोग भी सीखने लगे, तो हमारे देश के लोग जब सीखने लगे तो हमारे देश के लोग भी जानने लगे, समझने लगे, और जब जानने लगे, समझने लगे कि हाँ उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तब इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन छिड़े और इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई क्योंकि लोग अंग्रेजी भाषा को समझने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खामियां तो थी ही क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने हमारे जो ग्रंथ थे, जो हमारे साहित्य थे, उनकी तुलना यूरोप की छोटी सी अलमारी से कर दी थी कि जितने भी भारत के साहित्य हैं, अरब के साहित्य हैं, वो यूरोप की छोटी सी अलमारी में आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनकी थी जो खराब थी, जो क्योंकि वो भारतीय सभ्यता को, भारतीय साहित्य को महत्व नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी देश में, जिससे कि हम लोग भी अंग्रेजी जान सके, यानी कि जो भारतीय थे वो भी अंग्रेजी जान सके, और इसी की वजह से क्या ये लोग सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं हमारे लिए, वो तब लोग पढ़ पाए। क्योंकि जब आप अंग्रेजी जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो जब अंग्रेजी लोग सीखने लगे, पढ़ने लगे कि हाँ वास्तव में ये लोग हम लोग के लिए सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तब धीरे धीरे जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी, इसी से पड़ी। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से मैकाले को गलत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, छनाई का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। तो ये काफी हद तक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी सीखने से भारतीयों में भी एक स्वाधीनता की भावना आई, साथ ही साथ उनके लिए भी समझ में आया उन्हें कि क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या स्कीम लेकर के आ रहे हैं। जब अंग्रेजी हम लोग जानते तभी तो वो समझ पाते। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा को, अगर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत इन्हें कहा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों बहुत गलत नहीं है, ठीक ही है जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि लॉर्ड मैकाले को कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग इनकी नीतियों को गलत भी मानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान की संचालित किए जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरा कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में विद्यार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, सार्वभौमिक का तात्पर्य होता है कोई भी योजना है, कोई भी योजना सरकार बना रही है तो वो समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। ये नहीं कि केवल उच्च वर्ग तक पहुंचे, समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी तक वो स्कीम पहुंचेगी, तभी उसका सार्वभौमिकरण होगा। तो आप याद रखिएगा, इस शब्द का मतलब यही होता है कि सभी लोग उसको समान रूप से उसका उपयोग करें उस चीज का। क्वेश्चन नंबर 156 है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। तो जिला शिक्षा समिति इसका मॉनिटरिंग करती है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की। तो आप ये याद रखिएगा कि कौन सी समिति होती है, जिला शिक्षा समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डायट के प्राचार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में अग्रलिखित कठिनाइयां हैं। कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, चलिए देखते हैं। शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयां, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयां, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो ये सभी प्रमुख चीजें हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा में क्या है, बाधा उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी
इस कार्यक्रम की रणनीतियां हैं बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। तो डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान आप लोगों को पता है कि 5 मई 1988 को स्टार्ट कराया गया। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोग साक्षर हो रहे हैं कि नहीं ये भी जरूरी है जानना, केवल और केवल बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना नहीं है। इसके बाद तीसरा है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणाम उन्मुखी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 160 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ है न्यूनतम। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थी द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। दूसरा है अधिगम। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। इसके बाद है स्तर। स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। न्यूनतम अधिगम स्तर परिभाषा। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 161 है, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 162 है, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? अपव्यय और अवरोधन मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, इतनी बार समझा चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको अभी तक समझ में ना आया हो कि अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अपव्यय में क्या होता है कि बच्चा स्कूल छोड़ देता है, मतलब बच्चा स्कूल 1 महीना आया, 2 महीना आया, 3 महीना आया, उसके बाद अचानक बिल्कुल स्कूल से गायब हो गया। स्कूल को उसने बीच में ही छोड़ दिया, कक्षा 3 में पढ़ रहा था, कक्षा 3 को उसने छोड़ दिया, मतलब कक्षा 3 से स्कूल आना उसने बंद कर दिया। इसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इसे हम हिंदी में हरास भी कहते हैं। अवरोधन या हरास एक ही चीज है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया अपव्यय क्या, अवरोधन क्या है? अवरोधन कुछ नहीं है, जब एक बच्चा एक ही कक्षा में 1 से अधिक साल पढ़ता है, मान लीजिए कक्षा 3 में था, वो अगले साल भी 3 में रहा, उसके बाद भी 3 में रहा, मतलब वो 3 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। जब वो अगली कक्षा में पहुंच नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या कि उसके मार्ग में अवरोध आ गया है, अवरोध की वजह से ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से ये अवरोधन हो गया। तो आप देखिए अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। अवरोधन बच्चों का एक कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुक जाना ही क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, तो यही होता है अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 163 है, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव हैं, इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के 2 कार्य बताइए। तो डीपीईपी के क्या कार्य हैं? पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में
क्षमता संवर्धन करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। तीसरा है विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधन को कम करना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई भी योजना बनाई गई है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित तो उसमें सबसे पहली चीज आएगी बच्चों के नामांकन को बढ़ाना। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और बच्चों का ठहराव बढ़ाना, बच्चों का ह्रास और अवरोधन कैसे कम हो इस पर विचार करना। तो जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई है इन सबका फोकस यही है, बच्चों का नामांकन जरूर स्कूल में बढ़े और बच्चों इसके अलावा विद्यालय की शिक्षा का और अधिक विस्तार हो, प्राथमिक शिक्षा का और अधिक विस्तार हो, बच्चों का ठहराव बढ़े स्कूल में। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप किसी भी कार्यक्रम के लिए लिख दोगे एग्जाम में तो वो बिल्कुल सही होगा। अब इस परियोजना के उद्देश्य देखिए, 6 से लेकर के 11 वर्ष के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना, बेस लाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति में 25% तक और अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। धारण एवं संप्राप्ति को 5% तक कम करना, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 165 है, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत कौन कौन से जनपद का चयन किया गया था? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, बनारस, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 166 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए? तो नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 167 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए? एससीईआरटी के 2 कार्य कौन से हैं? चलिए देखते हैं। प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। दूसरा है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। क्वेश्चन नंबर 168 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 17 अगस्त 1995 को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 169 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स से आशय, ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाएं। क्वेश्चन नंबर 170 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं हैं, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाए, जहां से वह स्वतः धीरे धीरे छन करके निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। और निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको समझा भी चुकी हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ऑलरेडी, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 172 है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की संस्तुतियां क्या हैं? तो आपको पता है कि जो वुड का घोषणा पत्र था ये 1854 में इन्होंने अपनी संस्तुति दी थी और इस संस्तुति में क्या क्या कहा गया था? इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। जो मैकाले ने छनाई का सिद्धांत बनाया था उसे यहाँ पर पूरा खारिज कर दिया गया। 1835 में उन्होंने बनाया था जिसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया यहाँ पर कि जो शिक्षा है वो जन साधारण के लिए यानी कि सबके लिए है। और तीसरा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई थी इसमें। तो पहली बार यहाँ पर आप देखिए बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 173 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो आपको अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई।
तो अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 174 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में क्या निहित है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बातें निहित हैं। राज्य को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यही है अनुच्छेद 21A। और आप देखिए 2019 में ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 175 है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है? बिल्कुल नहीं, निजी ट्यूशन की कोई छूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 176 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 177 है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए या मिशनरी स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इसके बाद चौथा है, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यानी कि जो मिशनरी स्कूल थे इसमें ईसाई धर्म को मुख्य रूप से रखा गया था। ईसाई धर्म की शिक्षा जरूर दी जाती थी इन स्कूलों में। इसके अलावा कक्षा शिक्षण प्रणाली इन्होंने ही प्रारंभ किया था। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? छनाई का सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई के से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। ऑलरेडी मैंने छनाई सिद्धांत को इसी वीडियो में आप लोगों को रिपीट किया है कई बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां यहाँ पर आप देखिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने थे। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या जिसे हम प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं, तो प्रोफेसर यशपाल समिति में आप देखिए, संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 यानी कि हाई स्कूल के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय कार्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 181 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? तो शिक्षा बिना बोझ के ये रिपोर्ट यशपाल समिति ने सौंपी थी। आप लोगों को पता है 1992 में ये समिति बनाई गई थी और 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 है, NCFTE राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 क्या है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में देखिए क्या चीजें कही गई हैं। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 NCFTE शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका प्रमुख उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। यानी कि जो NCFTE 2009 है ये मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए बनाया गया। ऐसे शिक्षक जो अपने विषय में योग्य हो, पेशेवर हो, मानवीय मूल्यों से युक्त हो, मतलब वो बच्चों को अच्छी तरीके से ज्ञान दे सके, बच्चों का अच्छी तरीके से सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसे शिक्षकों को तैयार करने के लिए ही NCFTE बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी और ये 1987 से
इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कम से कम विद्यालय में 2 कमरे होने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, उन शिक्षकों में भी कम से कम 1 महिला शिक्षिका होनी चाहिए। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, इसमें आप देखिए शिक्षक उपकरण होने चाहिए, इसमें पाठ्यक्रम यानी कि किताबें होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकें, कक्षा शिक्षण सामग्री में मानवीय ग्लोब चार्ट, ये सभी चीजें होनी चाहिए क्लास में। इसके अलावा खेल सामग्री व खिलौने होने चाहिए स्कूल में, विज्ञान किट, गणित किट, ये सभी चीजें होनी चाहिए स्कूल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है, पी मोस्ट क्या है? यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 185 है, एसओपीटी का पूरा नाम क्या है? तो प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 186 है, NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 187 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है? ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा है। तो ये विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट किया गया है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि विश्व बैंक क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है DPEP कार्यक्रम को, क्योंकि ये देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 188 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या को पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है, यानी कि जो बाल मजदूरी है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, यही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 189 है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर कितने % थी? भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर 74% हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आपको 12% मिलेगा और कहीं कहीं आपको 14% मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आता है तो अगर 14% दिया रहेगा तो वहां पर 12% नहीं दिया रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 12% मिलेगा तो कहीं कहीं 14% मिलेगा। मैंने दोनों आपको इसलिए बता दिया कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 है, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। क्वेश्चन नंबर 191 है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू किया गया है। 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है इसमें। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 192 है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो 1986 की शिक्षा नीति के तहत जो कि 1993 में संशोधित हुई। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 की संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 193 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग तक, सभी वर्ग तक ये योजना पहुंचे, सभी वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, सभी स्तरों तक ये लोग, हर कोई शिक्षित हो, देश में ऐसा कोई ना हो जो अशिक्षित हो, इसीलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण कार्यक्रम चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 194 है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 में की। तो 20 नवंबर 1989 में की गई थी। ये ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो आप याद रखिएगा 20 नवंबर 1989। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 195 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स।
यानी कि अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 196 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाए एक, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 197 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुख्य कार्य हैं अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग और विज्ञान किट। क्वेश्चन नंबर 198 है, डीपीईपी कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो मुख्य कठिनाई है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव और शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। तो कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रमुख रूप से बाधक है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पवन सीरीज के भी समाप्त हो गए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपकी जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत आप लोग भूला करिए। आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से, लगातार आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी और लगातार ऐसे ही हम तैयारी कराते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी सभी विषयों की। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिलेगी। आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।